19वीं सदी का भारत एक ऐसा दौर जब देश के अंदर ना सोच और समाज को लेकर एक बड़ी हलचल मची हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सदियों की नींद के बाद कोई जाग रहा हो और अपने आसपास की दुनिया को एक नई नजर से देख रहा हो। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक तरह से आत्ममंथन की प्रक्रिया थी। आत्ममंथन। हाँ, मतलब सोचिए ना, एक विदेशी ताकत जो संख्या में बहुत कम थी, उसने इतने विशाल देश पर कब्जा कर लिया था। तो इस हार ने भारतीय बुद्धिजीवियों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि भाई आखिर कमी कहाँ रह गई। क्या हमारी सामाजिक कुरीतियों में, हमारी बटी हुई व्यवस्था में, या हमारी सोच में ही कोई गहरी कमजोरी थी? बिल्कुल यही सवाल सबके मन में थे। तो आज हम इसी वैचारिक उथल-पुथल की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास जो स्रोत हैं वे बताते हैं कि कैसे उस दौर के लोगों ने अपने समाज की ताकत और कमजोरियों को परखना शुरू किया। और इस पूरी कहानी के केंद्र में एक ऐसा नाम है जिसे अक्सर आधुनिक भारत का अग्रदूत कहा जाता है, राजा राम मोहन रॉय। हाँ, लेकिन ये समझना जरूरी है कि रॉय अकेले नहीं थे। वे उस तूफान का, कह सकते हैं, सबसे ऊंचा शिखर थे। पर तूफान तो पूरे समाज में चल रहा था। अच्छा। असल में उस समय भारत की जो सोच थी वो मोटे तौर पर दो धाराओं में बंट गई थी। अच्छा, ये दो धाराएं कौन सी थी? देखिए, एक धारा थी परंपरावादियों की। उनका मानना था कि भारत की सभी समस्याओं का हल हमारे प्राचीन गौरव और पारंपरिक संस्थानों में ही छिपा है। मतलब पश्चिम से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वे पश्चिम से आने वाले किसी भी विचार या बदलाव के सख्त खिलाफ थे। उन्हें लगता था कि ये हमारी संस्कृति पर एक तरह का हमला है। और जाहिर है दूसरी धारा इसके ठीक उलट सोचती होगी। हाँ, दूसरी धारा थी सुधारकों की। उनका मानना था कि अगर भारतीय समाज को फिर से खड़ा करना है तो हमें नई दुनिया की बातें भी अपनानी होंगी। वे पश्चिमी शिक्षा, आधुनिक विज्ञान, तर्क और मानवतावाद जैसे सिद्धांतों से बहुत प्रभावित थे। उनका कहना था कि हम अपनी आंखें बंद करके नहीं जी सकते। तो मतलब बदलाव कैसे हो, इस पर मतभेद था। हाँ, बहुत था। लेकिन इस बात पर लगभग सब सहमत थे कि बदलाव की जरूरत तो है। बिल्कुल। और इसी माहौल में इसी दूसरी धारा के सबसे बड़े प्रतीक बनकर उभरे राम मोहन रॉय। सही। स्रोतों में उन्हें इस जागृति का केंद्रीय व्यक्ति कहा गया है। उनके बारे में हमें क्या पता चलता है, मतलब वे किस चीज से लड़ रहे थे? रॉय को अपने देश और लोगों से गहरा लगाव था, लेकिन जब वे अपने चारों ओर देखते थे तो उन्हें एक ठहरा हुआ, जकड़ा हुआ समाज दिखाई देता था। और उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ उस समय फैले धार्मिक और सामाजिक भ्रष्टाचार से थी। जब आप भ्रष्टाचार कहते हैं तो क्या हम आज के जमाने वाले राजनीतिक भ्रष्टाचार की बात करें या इसका मतलब कुछ और था? नहीं, ये उससे अलग था। ये ज्यादातर सामाजिक और धार्मिक भ्रष्टाचार था। सोचिए, धर्म के नाम पर ऐसे अंधविश्वास फैलाए जा रहे थे जिनका कोई सिर पैर नहीं था। अच्छा, और समाज का जो पढ़ा लिखा तबका था, समाज का जो ऊपरी तबका था, जो बदलाव ला सकता था, वो अपने छोटे मोटे फायदों के लिए चुप बैठा था। रॉय को ये एक तरह की नैतिक सड़न लगती थी। तो इस नैतिक सड़न का उनके पास क्या इलाज था? यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। स्रोत कहते हैं कि वे भारत के प्राचीन दर्शन का बहुत सम्मान करते थे, लेकिन साथ ही ये भी मानते थे कि समाज को केवल आधुनिक पश्चिमी विचार ही बचा सकते हैं। हाँ, ये तो दो अलग अलग नावों पर पैर रखने जैसा नहीं है? पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन यही रॉय की खासियत थी। वो एक पुल बनाने वाले व्यक्ति थे। एक पुल? हाँ, वे कहते थे कि हमें अपनी जड़ों को नहीं छोड़ना है, लेकिन उन जड़ों पर जो काई जम गई है उसे साफ करना ही होगा। और वो सफाई होगी तर्क और विज्ञान के पानी से। सही। वे चाहते थे कि भारतीय एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएं, हर बात पर सवाल करें और ये समझे कि हर पुरुष और महिला का सम्मान बराबर है। ये तो उस जमाने के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी सोच थी। बिल्कुल। और इस सोच को हकीकत में बदलने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो उनके पास था। स्रोत बताते हैं कि वे एक असाधारण विद्वान थे। हाँ, असाधारण। 1 दर्जन से ज्यादा भाषाएं, संस्कृत, फारसी, अरबी से लेकर अंग्रेजी, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक और हिब्रू तक। ये तो अविश्वसनीय है। सही बात है। सिर्फ भाषाएं सीखने के पीछे उनका मकसद क्या था? क्या वे सिर्फ एक विद्वान बनना चाहते थे? नहीं, उनका मकसद ज्ञान का दिखावा करना नहीं था। हर भाषा उनके लिए एक दरवाजा थी, जो एक नई दुनिया के विचारों तक खुलता था। उन्होंने वाराणसी जाकर संस्कृत और हिंदू दर्शन को उसके मूल रूप में पढ़ा, फिर पटना जाकर कुरान, फारसी और अरबी साहित्य का अध्ययन किया। मतलब हर बड़े धर्म और विचार को उसकी अपनी जुबान में समझना चाहते थे। बिल्कुल, बिना किसी अनुवादक के सीधे स्रोत तक पहुंचना चाहते थे। और फिर उन्होंने पश्चिम की ओर देखा। बाइबल को समझने के लिए उन्होंने ग्रीक और हिब्रू सीखी।
ये अपने आप में क्रांतिकारी कदम रहा होगा। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम। और इसी गहरे अध्ययन का नतीजा था उनकी 1809 में आई किताब गिफ्ट टू मोनोथिस्ट्स। फारसी में थी ये किताब? हाँ, फारसी में। इसमें उन्होंने दुनिया के सभी बड़े धर्मों का विश्लेषण करके ये साबित करने की कोशिश की कि हर धर्म के मूल में एक ही ईश्वर की पूजा है, यानी एकेश्वरवाद। और उन्होंने बहुदेववाद और मूर्ति पूजा पर सीधा प्रहार किया। बिल्कुल। तो यहीं से उनके सामाजिक सुधार के मिशन की एक तरह से औपचारिक शुरुआत हुई। 1814 में वे कैलकाटा में बस गए और उन्होंने आत्मीय सभा नाम का एक ग्रुप बनाया। हाँ, ये एक तरह का डिस्कशन फोरम था जहां वे अपने दोस्तों और समर्थकों के साथ बैठकर बंगाल में फैली सामाजिक और धार्मिक बुराइयों पर बहस करते थे। अच्छा। और यहीं से मूर्ति पूजा, जाति की कट्टरता और बेमतलब के कर्मकांडों के खिलाफ उनका लंबा संघर्ष शुरू हुआ। अब यहाँ उनकी रणनीति का सबसे दिलचस्प पहलू सामने आता है। वे परंपरा को तोड़ने के लिए परंपरा का ही सहारा ले रहे थे। ये तो ऐसा था जैसे किसी घर को उसकी अपनी ही नींव के पत्थरों से दोबारा बनाना। बहुत खूब कहा आपने, यही उनकी रणनीति थी। उन्होंने रूढ़िवादियों को उन्हीं के मैदान पर चुनौती दी। कैसे? जब उन्होंने वेदों और 5 प्रमुख उपनिषदों का बंगाली में अनुवाद करके आम लोगों के लिए उपलब्ध कराया तो हंगामा मच गया। अच्छा। उन्होंने लोगों से कहा, आप खुद पढ़िए और देखिए कि हमारे महान ग्रंथ क्या सिखाते हैं। उन्होंने साबित किया कि ये ग्रंथ एकेश्वरवाद सिखाते हैं, ना कि हजारों देवी देवताओं की पूजा। इस एक कदम से उन्होंने पुजारियों के ज्ञान पर जो एकाधिकार था उसको सीधी चुनौती दे दी। सीधी चुनौती। लेकिन क्या उनके आलोचक ये नहीं कहते थे कि वे भारतीय परंपरा को पूरी तरह से नकार कर पश्चिम की नकल कर रहे हैं? ये आरोप तो आज भी कई सुधारकों पर लगता है। हाँ, ये सबसे बड़ा आरोप था जो उन पर लगा, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं था। जैसा हमने देखा, वे वेदों और उपनिषदों का गहरा सम्मान करते थे। उनकी लड़ाई भारतीय परंपरा से नहीं, बल्कि परंपरा के नाम पर चल रही कुरीतियों से थी। सही। उनके लिए किसी भी विचार को परखने की आखिरी कसौटी थी मानव तर्क। मानव तर्क। हाँ, वे कहते थे कि अगर कोई शास्त्र या परंपरा तर्क के खिलाफ है और इंसानियत को नुकसान पहुंचा रही है तो उसे छोड़ देना ही धर्म है। और ये तर्क उन्होंने सिर्फ हिंदू धर्म पर ही लागू नहीं किया। बिल्कुल नहीं। 1820 में उन्होंने प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस नाम की एक किताब लिखी। इसमें उन्होंने बाइबल के न्यू टेस्टामेंट से ईसा मसीह के नैतिक और दार्शनिक संदेशों को चमत्कारों की कहानियों से अलग कर दिया। अच्छा, तो उन्होंने क्या कहा? उनका कहना था कि ईसा मसीह का नैतिक संदेश महान है, लेकिन चमत्कारों पर आंख बंद करके भरोसा करना तर्क के खिलाफ है। इस बात से ईसाई मिशनरी भी उनसे बुरी तरह चिढ़ गए। तो इसका मतलब ये है कि वे किसी भी तरफ अंधे नहीं थे, न तो भारत के अतीत पर आंख बंद करके भरोसा और न ही पश्चिम की अंधी नकल। हाँ, वे तर्क की रोशनी में एक ऐसा नया भारत बनाना चाहते थे जो पूर्व और पश्चिम दोनों की अच्छी बातों को अपनाए। और इन साहसी विचारों की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ी। जबरदस्त विरोध हुआ। आप सोचिए, जिस समाज को वो सुधारना चाह रहे थे वही समाज उन्हें बाहर निकालने पर तुला था। रूढ़िवादियों ने उन्हें विधर्मी और जाति से बाहर कर दिया। यहाँ तक कि उनकी अपनी माँ ने भी उनसे नाता तोड़ लिया था। हाँ, ये एक बेहद अकेली और मुश्किल लड़ाई थी। लेकिन वे रुके नहीं। इन्हीं विरोधों के बीच 1828 में उन्होंने अपने विचारों को एक संस्थागत रूप दिया और ब्रह्म सभा की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से मशहूर हुई। सही। ब्रह्मो समाज का लक्ष्य था हिंदू धर्म को उसके अंदर की बुराइयों से साफ करना और एकेश्वरवाद का प्रचार करना। ये किन सिद्धांतों पर आधारित था? ये 2 मजबूत स्तंभों पर खड़ा था। पहला तर्क और दूसरा वेद और उपनिषद। ये समाज हर इंसान के सम्मान पर जोर देता था, मूर्ति पूजा का विरोध करता था और सती प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों की खुलकर आलोचना करता था। बिल्कुल। तो ये जो विचार थे, तर्क, एकेश्वरवाद, मानवीय गरिमा, ये सिर्फ किताबों या सभाओं तक ही सीमित नहीं रहे होंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं। इन विचारों का जमीन पर क्या असर हुआ? क्या उन्होंने किसी बड़ी सामाजिक कुरीति को सीधे चुनौती दी? सीधे, और सबसे बड़ी चुनौती, और वो थी सती प्रथा। रॉय सिर्फ एक विचारक नहीं थे, वे एक मैन ऑफ एक्शन थे। उन्होंने 1818 से ही सती प्रथा के खिलाफ एक जबरदस्त अभियान छेड़ दिया। उन्होंने ये कैसे किया? ये तो एक बहुत ही गहरी और भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई प्रथा थी। उन्होंने 2 तरफा हमला किया। एक तरफ उन्होंने सबसे पुराने और पवित्र हिंदू ग्रंथों का हवाला देकर ये साबित किया कि धर्म इस अमानवीय प्रथा की इजाजत नहीं देता। अच्छा, मतलब फिर से शास्त्रों का ही सहारा लिया। हाँ, और दूसरी तरफ उन्होंने लोगों के विवेक, उनकी मानवता और करुणा से अपील की।
उन्होंने लेख लिखे, बहसें की और लोगों को समझाया कि एक जिंदा इंसान को जला देना धर्म नहीं बल्कि हत्या है। और स्रोत ये भी बताते हैं कि वे सिर्फ लिखते या बोलते नहीं थे। बिल्कुल, वे खुद कलकत्ता के शमशान घाटों पर चले जाते थे, जहां किसी विधवा को सती करने की तैयारी हो रही होती थी। सच में? हाँ, वहां जाकर वे उस महिला के रिश्तेदारों से बहस करते थे, उन्हें समझाने की कोशिश करते थे कि वे ये भयानक काम ना करें। आप कल्पना कर सकती हैं कि उस माहौल में ऐसा करने के लिए कितने साहस की जरूरत होती होगी। और जब गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने 1829 में सती प्रथा पर कानूनन रोक लगा दी, तो रूढ़िवादियों ने इसका बहुत विरोध किया। तब रॉय ने क्या किया? जब रूढ़िवादियों ने इस कानून के खिलाफ ब्रिटिश संसद में याचिका दायर की, तो रॉय ने भी इसके जवाब में प्रबुद्ध और प्रगतिशील हिंदुओं से एक जवाबी याचिका दायर करवाई, जिसमें इस कानून का समर्थन किया गया था। मतलब लड़ाई को आखिर तक लड़ा। बिल्कुल, वे अपनी लड़ाई को आखिर तक लेकर गए। सती प्रथा के अलावा क्या उन्होंने महिलाओं के दूसरे अधिकारों के लिए भी आवाज उठाई? हाँ, वे महिला अधिकारों के एक बहुत मजबूत समर्थक थे। उन्होंने बहुविवाह का विरोध किया, विधवाओं की दयनीय हालत पर सवाल उठाए और सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने महिलाओं के लिए विरासत और संपत्ति में अधिकार की मांग की। अच्छा। वे जानते थे कि आर्थिक आजादी के बिना महिलाओं की स्थिति नहीं सुधर सकती। समाज सुधार के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी उनका योगदान बहुत बड़ा माना जाता है। बहुत बड़ा। वे जानते थे कि असली बदलाव दिमाग में आता है और दिमाग शिक्षा से बदलता है। सही। उन्होंने डेविड हेयर जैसे लोगों के साथ मिलकर 1817 में कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना में मदद की। उन्होंने अपने खर्च पर एक अंग्रेजी स्कूल भी चलाया, जिसमें मैकेनिक्स और वॉल्टेयर के दर्शन जैसे आधुनिक विषय पढ़ाए जाते थे। 1825 में उन्होंने एक वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये भी उनके पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले विचार का ही एक उदाहरण था, है ना? एकदम सही। इस कॉलेज में भारतीय दर्शन भी पढ़ाया जाता था और पश्चिमी सामाजिक और भौतिक विज्ञान भी। यानी वो एक ऐसी पीढ़ी तैयार करना चाहते थे जिसकी जड़ें अपनी संस्कृति में हो, लेकिन सोच आधुनिक और वैश्विक हो। सही। भाषा के स्तर पर भी उन्होंने बंगाली गद्य को एक नई शैली दी और बंगाली व्याकरण पर किताब लिखी। हाँ, उनका योगदान हर क्षेत्र में था। इन सारे सुधारों को देखकर ऐसा लगता है कि धर्म, समाज, शिक्षा, ये सब कहीं ना कहीं एक बड़े लक्ष्य से जुड़े हुए थे। क्या उनका कोई राजनीतिक एजेंडा भी था? बिल्कुल। उनके लिए ये सब अलग अलग नहीं था। वे मानते थे कि एक बटा हुआ और अंधविश्वासी समाज कभी एक मजबूत राष्ट्र नहीं बन सकता। उन्होंने साफ साफ कहा था कि जाति व्यवस्था हमारे बीच एकता की कमी का सबसे बड़ा स्रोत है। अच्छा। ये लोगों में भेदभाव पैदा करती है और उन्हें देशभक्ति की भावना से दूर करती है। इसलिए उनके लिए धार्मिक और सामाजिक सुधार राजनीतिक उत्थान की पहली सीढ़ी थी। और उन्होंने अपने राजनीतिक विचारों को फैलाने के लिए पत्रकारिता का भी इस्तेमाल किया। उन्हें तो भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी कहते हैं। सही है। उन्होंने बंगाली, फारसी, हिंदी और अंग्रेजी में पत्रिकाएं निकाली। इनका मकसद क्या था? इनका मकसद सिर्फ खबरें देना नहीं था, बल्कि लोगों को विज्ञान, साहित्य और राजनीति के बारे में शिक्षित करना, जरूरी मुद्दों पर जनमत तैयार करना और सरकार तक आम लोगों की शिकायतें पहुंचाना था। मतलब वे राजनीतिक सवालों पर जनता को गोलबंद करने वाले पहले भारतीय नेताओं में से थे। बिल्कुल। किस तरह के राजनीतिक मुद्दे उठाते थे वे? उन्होंने बंगाल के जमींदारों के जुल्मों की निंदा की और किसानों के लिए लगान की दर तय करने की मांग की। उन्होंने भारतीय सामानों पर लगने वाले भारी एक्सपोर्ट टैक्स का विरोध किया। और सरकारी नौकरियों के बारे में? उन्होंने मांग की कि बड़ी सरकारी नौकरियों में भारतीयों को भी मौका मिले, न्यायपालिका को कार्यपालिका से आजाद किया जाए और कानून के सामने भारतीय और यूरोपीय बराबर हों। ये सब विचार उस समय के लिए बहुत क्रांतिकारी थे। बहुत ज्यादा। ये सब सुनकर तो ऐसा लगता है कि उनकी सोच सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं थी, वे दुनिया में हो रही घटनाओं पर भी नजर रखते थे। यही तो रॉय को अपने समय से बहुत आगे का इंसान बनाता है। वे एक सच्चे अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने उनके बारे में कहा था कि वे अपने समय में पूरी दुनिया में शायद अकेले व्यक्ति थे जिन्होंने आधुनिक युग के महत्व को पूरी तरह से समझा था। इसका कोई उदाहरण है? कई हैं। 1821 में जब उन्हें खबर मिली कि इटली के नेपल्स में एक क्रांति असफल हो गई है, तो वे इतने दुखी हुए कि उन्होंने अपने उस दिन के सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए। भारत में बैठे एक व्यक्ति के लिए इटली की राजनीति इतनी व्यक्तिगत कैसे हो सकती थी? ये बात तो हैरान करने वाली है। बिल्कुल। और दूसरी तरफ जब 1823 में स्पेनिश अमेरिका में क्रांति सफल हुई, तो उन्होंने इस खुशी में कलकत्ता में एक सार्वजनिक दावत दी और जश्न मनाया। वाह! उनके लिए स्वतंत्रता और न्याय की कोई सरहद नहीं थी। वे मानते थे कि अगर दुनिया के एक कोने में अन्याय हो रहा है
तो उसका असर हर सोचने वाले इंसान पर पड़ना चाहिए। वे सचमुच में दुनिया के पहले ग्लोबल सिटीजन्स में से एक थे। कह सकते हैं। उनका निडर चरित्र भी कमाल का था। चाहे अपना परिवार हो, अमीर जमींदार हो, ताकतवर ईसाई मिशनरी हो या बड़े बड़े सरकारी अफसर, वे किसी के सामने झुके नहीं। इसीलिए स्रोत उन्हें 19वीं सदी के पहले भाग में भारतीय आकाश का सबसे चमकीला सितारा कहता है। लेकिन साथ में ये भी जोड़ता है कि वे अकेले सितारा नहीं थे। उनके कई बेहतरीन सहयोगी थे, जैसे डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ और द्वारकानाथ टैगोर जैसे लोग, जिन्होंने उनके काम में पूरा साथ दिया। तो आज हमने देखा कि राजा राममोहन रॉय सिर्फ एक व्यक्ति नहीं थे, बल्कि वे अपने आप में एक पूरा विचार थे। बिल्कुल। जो आज भी हमारे समाज को रास्ता दिखाती है। उन्होंने धर्म, समाज, शिक्षा और राजनीति हर मैदान में सुधार की वो नींव रखी, जिसने आने वाली कई पीढ़ियों के लिए भारत की दिशा तय कर दी। जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। रॉय ने मानव तर्क और इंसानियत को प्राचीन ग्रंथों और परंपराओं से भी ऊपर जगह दी। आज के दौर में जब परंपरा और आधुनिकता के बीच अक्सर एक टकराव देखने को मिलता है, तो उनके इस दृष्टिकोण से हम क्या सीख सकते हैं? क्या किसी समाज को आगे ले जाने के लिए ये जरूरी हो जाता है कि वो कभी-कभी अपनी सबसे पवित्र मानी जाने वाली परंपराओं पर भी सवाल उठाएं और उन्हें तर्क की कसौटी पर कसे? इस पर सोचिएगा जरूर।